हेलो दोस्तों, मैं हूं प्राइस से सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन को अगर आप देखें तो अभी भी वो एक असेंडिंग ट्रायंगल के बीच में फंसा हुआ है, जहाँ पे कि थोड़ा सा बाउंस हमें देखने को मिला है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि मार्केट अगर किसी भी कंडीशन में 1 आवर के ऊपर इस रेंज के ऊपर जाके ट्रेड करता है, जो कि 40,000 के आसपास थी, तो हम मार्केट को शॉर्ट टर्म के लिए इस वाले लेवल के आसपास देख सकते हैं, जो कि हमें 42,400 से 500 के बीच में देखने को मिला था। हालांकि मार्केट थोड़े से यहाँ पे रह गया, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा अभी भी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है और ये लेवल अभी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आके मार्केट रिजेक्शन देके दोबारा से इस लेवल को टेस्ट करेगा या फिर इस लेवल के ऊपर हमें एक प्रॉपर सपोर्ट मिलता है और मार्केट अपने हाईएस्ट लेवल 45,000 को टेस्ट करता हुआ मिलेगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करके इस लेवल को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई यहाँ पे करना होगा। अगर हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है और प्राइसेस थोड़े से अपर साइड है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यहाँ पे एकदम से कोई भी एक्शन लेने की भी स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है। इंडिकेटर के हिसाब से भी बात करें तो अभी नॉर्मलाइज है, मैकडी थोड़ा सबसे नेगेटिव है 1 आवर में, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं 4 आवर के बारे में, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैकडी यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो प्राइसेस में हम लोगों को वेट करना चाहिए कि अगर मार्केट $42,550 को ब्रेक करता है, देन हमारे लिए टारगेट 45,000 का होगा और अगर कोई भी रिजेक्शन यहाँ पे फॉर्म होता है, देन हमारे पास सपोर्ट में 39,800 और 38,700 के दो लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के सीएमई चार्ट के बारे में, तो इसमें भी कुछ खास मेजर इतने चेंजेस यहाँ पे नहीं हुए, लेकिन अगर आप बिटकॉइन के ही चार्ट को 1 डे के अंदर यहाँ पे देखना प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि अभी भी हम एक साइडवेज मार्केट के अंदर हैं और जब तक मार्केट 45,000 को ब्रेक नहीं करता, हम बुलिश साइड शिफ्ट यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि मार्केट $45,000 को एटलीस्ट यहाँ पे ब्रेक करें। इसी के साथ आप अगर देखेंगे तो अभी तक हमारा जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है आरएसआई के अंदर, वो भी ब्रेक नहीं हुआ है, जिसका हम सभी वेट कर रहे हैं। लेकिन मैकडी कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन हमें देने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी है, अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा वेट करके यहाँ पे चलते हैं तो आपको एक अच्छी खासी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं। यहीं पे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के बाद इथेरियम के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करें बिटकॉइन की डोमिनेंस, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी है। बिटकॉइन का प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा रहा है और डोमिनेंस यहाँ पे थोड़ा सा लूज कर रही है मोमेंटम। तो इतना ध्यान रखिए कि अगर डोमिनेंस इस सपोर्टिव लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर देती है, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन में थोड़े बहुत आपको क्रैशेस देखने को मिल सकते हैं और बॉटम की जो सपोर्टिव लेवल्स बताए गए उनके ऊपर आपको फोकस यहाँ पे करना चाहिए। बाकी लेवल अगर बहुत अच्छे से होल्ड करता है, जैसे कि लास्ट टाइम यहाँ पे मार्केट ने होल्ड करा था, तो आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा और हो सकता है कि इस बार हमें जो 44.97 का लेवल है ये टेस्ट होता हुआ मिले या फिर इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बट करेंटली अगर आप इस पैटर्न को बड़े फॉर्मेट में देखते हैं तो ये एक डिसेंडिंग पैटर्न है, जिसके चांसेस हैवी हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए और जब भी ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे शॉर्ट की एंट्रीज की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे और अल्ट कॉइन को यहाँ पे देखना होगा कि क्या वो इसके साथ डिप करते हैं या फिर हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर अल्ट कॉइन की डोमिनेंस की बात करी जाए तो इसका ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादा चॉपी रेंजेस के अंदर यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो जो फॉलिंग वेज हमने डिजाइन भी किया था, उसके बाद भी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, बट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल अभी तक हमें देखते हुए नहीं मिला है। तो यहाँ पे आपको अल्टकॉइन के अंदर भी अभी थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कोई बड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम मिले, देन हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्ट्स के अंदर एक पैटर्न मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर ये सपोर्टिव जोन यहाँ पे ब्रेक करता है, तो मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ 13.5 को टेस्ट करेगा, जहाँ पे अल्टकॉइन के अंदर भी आपको एक डिप देखने को मिलेगा विथ अ बिटकॉइन। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इथेरियम के बारे में, तो इथेरियम ने इस बार थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम दिया है, सपोर्टिव रेंजेस को थोड़ा होल्ड करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ आया है और कहीं ना कहीं जिस लेवल की हम लोग बात कर रहे थे, जो लेवल लास्ट टाइम हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ था $2,750 का, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे दी है। एंड यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगर इसी रेंजेस के ऊपर 1 या 2 दिन थोड़ा सा रुकता है, तो अपर लेवल जो कि $2,928 या $3,000 का है, इसको मार्केट टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। तो अब देखते हैं कि इसको मार्केट टेस्ट करके इसको ब्रेकआउट करता है या फिर नहीं करता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेंजेस अभी बहुत सारी हैं एंड मार्केट जितना ज़्यादा चॉपी जोन के अंदर रहेगा, उतना ज़्यादा डिसीजन लेना अभी के लिए यहाँ पे टफ रहता है। लेकिन हाँ, मार्केट अगर अपसाइड में इसको क्लियर कर लेता है एटलीस्ट 3,200 को, देन हम श्योर हो सकते हैं कि इथेरियम कहीं ना कहीं बुलिश टेरिटरी की तरफ शिफ्ट यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि स्टिल अभी भी चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे जाके रिजेक्शन फेस कर सकता है। तो अभी हम लोगों को ये जो लेवल्स हैं, ये पिछले वाले जो आप हाइज देख सकते हैं, इनके ऊपर फोकस करना होगा, जो हमें ये चीज़ें बताएगा कि मार्केट यहाँ पे एक्चुअल में क्या चीज़ें करने वाला है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं 4 आवर के बारे में, तो 4 आवर में आपको एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न देखने को मिल जाता है, जिसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो चुका है। और अगर आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट की यहाँ पे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं टारगेट हम लोगों को थोड़ा सा ऊपर, जो कि $3,000 है, यहाँ तक देखने को मिल रहा है। तो ऑलरेडी अगर आप इस ट्रेड के अंदर जा चुके हैं, तो अपने स्टॉप लॉसेस को 2,700 के नीचे
रख के चल सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो RSI ने बहुत अच्छा मोमेंटम क्रिएट किया है 4 आवर्स के अंदर। डेली के अंदर बात करें तो हमारे को जो ट्रायंगल इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा ऑथेंटिक लग रहा है, और इस ट्रायंगल के ऊपर अगर एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल जाता है अराउंड 50%, तो मार्केट कहीं ना कहीं एटलीस्ट इथेरियम को यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम में जाएगा। और इसी के साथ बात करते हैं मैकडी के बारे में, तो मैकडी का मोमेंटम भी यहाँ पे सही है, वापस हमें पॉजिटिव मिला है, और जिस तरीके का डबल बॉटम था वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। इट मीन की कहीं ना कहीं जो प्राइसेस हैं वो भी अपसाइड की तरफ मूव यहाँ पे करना स्टार्ट कर चुकी हैं। इसी के साथ यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के CME चार्ट के बारे में। अगर आप इसमें अपर एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर, और इसी ब्रेकआउट का हम सभी को वेट है अगर एक प्रॉपर अच्छे वॉल्यूम के साथ मिले, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्लाइन होता हुआ हमें क्लियर दिख रहा है वन डे के चार्ट के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि इथेरियम कहीं ना कहीं एक बुलिश पोजिशन की तरफ यहाँ पे मूव कर सकता है। यहीं पर हम लोग बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। लाइटकॉइन का भी सपोर्ट ने बहुत अच्छे से वर्क करा है। फिलहाल में जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल थे उसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा ट्रम्प करा, तो यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन था तो कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास एक और रेजिस्टेंस लेवल है जिसके क्लियर होने के बाद ही हम लाइटकॉइन के अंदर थोड़ा बेटर तरीके से एंट्री कर सकते हैं, जो कि है $116 के आसपास। तो जब यहाँ पे मार्केट ब्रेक करेगा तब आपको एक अप रेंज मिल सकती है जहाँ पे आप 140 से लेकर 150 के टारगेट सेट कर सकते हैं। बट स्टिल जब तक ये रेंजेस क्लियर नहीं होती, ये जो दो सपोर्टिव लेवल है 104 और 98 यही रहने वाले हैं, और इसके अलावा हम अभी भी स्टिल बेयरिश रहेंगे जब तक मार्केट अपने हाईज को यहाँ पे ब्रेक एटलीस्ट नहीं कर लेता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। इसके अंदर आपको बहुत शानदार सा ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट है, और वॉल्यूम भी हमें ठीक ठाक सा देखने को मिला है अगर एज कंपेयर करते हैं पिछली बार के। बाकी अगर ये दोबारा से सपोर्ट को टेस्ट करता है 13.4 और यहाँ पे होल्ड करता है, देन आप इसके हाई लेवल तक के टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि जो भी पैटर्न होते हैं वो जब ब्रेकआउट करते हैं तो उनके चांसेस होते हैं कि वो अपने पिछले हाई लेवल को टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चेन लिंक के ऊपर थोड़ा फोकस करके चलना चाहिए, बट इतना ध्यान रखें कि अभी भी यहाँ पे एक शॉर्ट रेजिस्टेंस है 15.5 का, इसका ब्रेक होना इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर लेता है तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि हेड शोल्डर और एक हेड का फॉर्मेशन क्रिएट हो सकता है, जिसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में, जो कि सपोर्ट को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करा है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये सपोर्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये ब्रेक होता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिर सकता है। और अपर ट्रेंड लाइन में हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, सबसे पहला है 400 के आसपास और दूसरा रेजिस्टेंस है 428 के आसपास। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये बन जाती है कि आप कहीं ना कहीं इस लेवल को थोड़ा सा फोकस रखें, क्योंकि जब भी एक बुल मार्केट स्टार्ट होगा BNB के अंदर, वो हमें कहीं ना कहीं $425 के ऊपर ही यहाँ पे होता हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं XRP के बारे में, जिसके चैनल के बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में बताया था कि ये चैनल बेसिकली एक बेयरिश चैनल है। कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो ये प्राइसेस में नीचे की तरफ डिक्लाइन कर सकता है। फिलहाल में यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट करके मार्केट थोड़ा अपर रेंजेस में जा रहा है, लेकिन अभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसका ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला है। और इंपॉर्टेंट है कि अगर प्राइसेस यहाँ से जंप ऑफ करते भी हैं तो लगभग 0.86 का जो लेवल है वो हमें ब्रेक होता हुआ मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल होगा XRP के अंदर जो अगर ब्रेक नहीं होता है तो प्राइसेस अपर जाके भी यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और नीचे की जो ट्रेंड लाइन हमारे पास है इसके ऊपर भी हमें अच्छा खासा फोकस रख के चलना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम दोनों ही सिचुएशन के लिए तैयार यहाँ पे रह सकें। यहीं पर हम लोग बात करते हैं नियो कॉइन के बारे में, जिसका जो सपोर्टिव रेंज था उससे थोड़ा बहुत प्राइस नीचे गया था और वापस से रिकवर करके ऊपर आया है। बट स्टिल अभी भी मैं यही कहूँगा, जब तक हमें इस लाइन के ऊपर प्राइस आके स्टेबल नहीं मिलता तब तक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि नियो का अभी भी पिछला हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है जो कि 21.8 के आसपास है। तो अगर प्राइसेस यहाँ पे विक मारते हैं तो रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, और आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अभी तक मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं दी है। बट हाँ, अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा चेंज करें तो डेफिनेटली आपको पैटर्न्स के अंदर थोड़े से प्ले आउट होते हुए चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि अगर हम लोग डेली के हिसाब से देखें तो हमें ये वाली ट्रेंड लाइन बिल्कुल सही लगती है। बट अगर आप इसको वीक टू वीक एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पर मे भी आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनता हुआ मिल सकता है, जिसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। थोड़ी कैंडल थोड़ा डेटा जब हमारे पास आएगा तो और ज़्यादा बेटर तरीके से हम इसको जज यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डॉट कॉइन के बारे में, जिसके अंदर हमें दो फॉर्मेशंस मिले थे। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पर एक कह सकते हैं डिसाइनिंग ट्रायंगल के बारे में, जिसकी ऑलरेडी ट्रेंड लाइन के बाद ब्रेकआउट मार्केट ने लिया है। और यहाँ पे जो हमारे पास चैनल फॉर्म हुआ था जो कि हमारे लिए एक बियरिश चैनल था, उसने थोड़ा सा भी एक पैटर्न एक्ट करा है। कहीं ना कहीं उसका जो सपोर्ट है वो मार्केट को थोड़ा सा भी पुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल मार्केट अभी तक उतना ऊपर नहीं गया है। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि मार्केट के जो हाईज होते हैं पिछले, उनका ब्रेक होना इसेंशियल होता है। जैसे यहाँ पे है 19.9 से लेकर 20.3। तो जब भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डॉट के अंदर इस लेवल के को क्लियर करके मार्केट सपोर्ट बनाता है, देन हमें थोड़ा सा बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड करें तो ये एक अच्छा मौका था जहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा जंप ऑफ लिया है। तो अगर आपके पास रिस्क कैपेसिटी थी यहाँ पर ट्रेड लेने की, तो यहाँ पर आप करीबन 7% के रिस्क के साथ 16% के गेन के लिए ट्रेड आउट यहाँ पर कर सकते हैं। और अभी अगर आपको ट्रेड करना तो एटलीस्ट इस पैटर्न के ब्रेक होने का वेट करिए। ये दोनों पैटर्न अगर ब्रेक होकर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है तो मार्केट को एक अच्छा खासा बाउंस देखने को आने वाले टाइम में यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते
करते हैं हमारे कॉइन के बारे में जो कि है बिटकॉइन कैश। एंड बिटकॉइन कैश के अंदर भी आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल सा देखने को मिलेगा। नॉर्मली इसका चार्ट बिटकॉइन जैसे ही आपको बहुत हद तक देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन देखने को मिला है, जो कि आप इस पॉइंट पे यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट हमें इस पॉइंट पे देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप टारगेट रखना चाहते हो 319 से लेकर $320 के बीच में यहाँ पे रख सकते हैं, और बट उसके लिए कंडीशन ये है कि मार्केट यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए। एंड स्टॉप लॉस को बात करें तो 285 के नीचे हम लोग रख के यहाँ पे चल सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फिगर समझ ले अभी फिलहाल के तौर पे यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सोल के बारे में। एंड सोल ने कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट को चेंज किया है। एक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट क्योंकि नीचे ब्रेक कर चुका था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के क्रिएट करें, बट वापस से प्राइस अंदर आके एक सपोर्ट क्रिएट कर चुका है और वापस से प्राइसेस अप तरफ यहाँ पे जा चुके हैं। तो अभी के लिए तो हम लोग शॉर्ट की पोजीशंस को नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इस वाली ट्रेंड लाइन। इसको आपको देखना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक डिसेंडिंग पैटर्न है जिसके 70% चांसेस होते हैं कि वो नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। और यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर सिर्फ अभी हम लोग देखेंगे इस वाले जोन को कि मार्केट इसको ब्रेक कर पाता है या फिर नहीं, जो कि हमें $91 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि मार्केट अगर रिजेक्शन देगा तो इस बार सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, और अगर मार्केट इसको तोड़ दे देता है तो भी हमारे पास सेकंड रजिस्टर 95 का यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि जब तक ये ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा प्रॉपर तरीके से और फिर प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं करेगा, तब तक हमें एक प्रॉपर बुल रन या फिर जो अप ट्रेंड है वो देखने को नहीं मिल पाएगा। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही चीज़ है कि प्राइस इसको ब्रेक करे प्रॉपर तरीके से और यहाँ पर हम लोगों को एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट देखने को मिले इस पॉइंट के ऊपर। यहीं पर हम लोग बात करते हैं आज के हमारे लास्ट टोकन जो कि है कार्डेनो। कार्डेनो ने भी बेसिकली यहाँ पे बियरिश कह सकते हैं मोमेंटम दिया था, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट टाइम बात करी थी, और एक सपोर्टिव रेंज हमारे पास फॉलिंग वेज की है। करंटली दोबारा से इसी रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर मार्केट आया है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा देन हम 0.97 तक की टारगेट लेके चल सकते हैं। यहाँ से कोई भी रिजेक्शन अगर फेस करता है मार्केट तो ये चीज़ ध्यान रखें कि फिर मार्केट कहीं ना कहीं 0.68 को रिजेक्शन के पॉइंट पे व्यू से यहाँ पे दे सकता है। तो आप चाहें तो इस लाइन को हल्का फुल्का एडजस्ट कर सकते हैं। अभी एकदम प्रॉपर ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये प्रॉपर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट के पास बहुत ज़्यादा रूम होगा $1.6 तक जाने का, लेकिन करंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग हम लोगों को 0.84 जो है वो यहाँ पे हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो बस दोस्तों इतने ही थे कॉइन। अब चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ के ऊपर। आज की सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ आ रही है रिप्पल की तरफ से। रिप्पल ने यहाँ पे 1 बिलियन XRP डेवलपर्स को ग्रांट करे हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि पूरा की पूरा जो ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे बनाए जाएं, क्योंकि XRP चाहता है कि जो उनकी XRP लेजर है उसके ऊपर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बने। और इसके अंदर से अगर बात करें तो 6 मिलियन का जो फंड है वो ऑलरेडी 50 यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको दे दिया गया है। और करंट प्राइसेस के हिसाब से बात करें तो जो 1 बिलियन XRP उनकी कीमत 794 मिलियन के आसपास बनती है, जिसमें से 50 प्रोजेक्ट ऑलरेडी 6 मिलियन का फंड ले चुके हैं। और रियल टाइम जो ग्रॉस सेटलमेंट यहाँ पे होता है रिप्पल की तरफ से, उसी लेजर के ऊपर अब यहाँ पे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनेंगे जो कि यहाँ पे हेल्प करेंगे XRP के लेजर को इंटरप्राइज रेमिटेंस असिस्टेंट यहाँ पे बनने के अंदर। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है पॉलीगन चेन की तरफ से, यानी कि मैटिक की तरफ से। और मैटिक ने बेसिकली सिम्बा चेन को ऑनबोर्ड कर लिया है। आप सभी को पता होगा कि जब मैटिक यहाँ पे आया था तो वो इथेरियम की लेयर 2 सॉल्यूशन की तरह आया था, जहाँ पे कि आपको एक लेयर 2 सॉल्यूशन देखने को मिल रहा था इथेरियम के ऊपर। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लोग वेब3 के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मैटिक होल्ड करते हो या फिर आपके पास मैटिक है तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों को यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहिए। तो अगर हम लोग मैटिक की बात करते हैं इसके चार्ट के बारे में, तो जो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था वो तो यहाँ पे प्ले आउट अच्छे से हुआ है मार्केट में, लेकिन कहीं ना कहीं अभी के तौर पे मार्केट जो है वो एक तरीके से अपना सपोर्ट फॉर्म कर चुका है, जो आपको $1.3 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट ऐसे बुलिश हो गया है, मार्केट को बुलिश होने में टाइम लग सकता है, बट मार्केट ने यहाँ पे जो ब्रेक करा है ये थोड़ी सी पॉजिटिवनेस यहाँ पे देता है, जहाँ पे आप मार्केट को एटलीस्ट 1.66 के टारगेट तक यहाँ पे देख के चल सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो लेवल है सेकंड में वो हमें इसी पॉइंट के आसपास देखने को यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं अब ये लोग Web3 की तरफ जा रहे हैं, और Web3 पे जब नए नए प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो NFT मार्केट प्लेस भी इसके अंदर इंक्लूड यहाँ पे होने वाला है, जो कि पॉलीगन चेन पे आपको अब देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है अवेलांच की तरफ से, जहाँ पे इन्होंने वर्जन 3 लिक्विडिटी पूल को यहाँ पे रिलीज कर दिया है, और इसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए जहाँ पे इन्होंने सिग्निफिकेंट इवोल्यूशन करा है अपने एग्जिस्टिंग मॉडल के अंदर, जहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाया है, सेफ्टी बढ़ाई है, सिक्योरिटी मेजर्स को यहाँ पे लिया है, और डिसेंट्रलाइज जो डाओ है उसका भी डेवलपमेंट हुआ है, जो कि यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने में यहाँ पे एनहांस और डेवलपमेंट यहाँ पे करने वाला है। अगले दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जो कि आ रही है इंस्टाग्राम की तरफ से। मे भी आप में से बहुत सारे दोस्त यहाँ पे फॉलो करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो मेरा भी अकाउंट इंस्टाग्राम पे आप जाके फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको ढेर सारे पोस्ट क्रिप्टो से रिलेटेड और साथ ही साथ यहाँ पे जो छोटे छोटे रील्स होते हैं वो भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली देख सकते हैं, एंड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नीचे ब्लैक बार में मिल रही है। अब इंस्टाग्राम की बात करें तो मार्क ज़करबर्ग ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि वो NFT मार्केट प्लेस को, या फिर हम कह सकते हैं कि NFT को यहाँ पे बहुत ही ऐड करने वाले इंस्टाग्राम के ऊपर। और इंस्टाग्राम आप सभी को पता है कि एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है
जिसके ढेर सारे यूजर्स हैं। और अगर NFT वहाँ पे आता है तो NFT का क्रेज स्टिल यहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रो अप यहाँ पे करने वाला है। तो इंस्टाग्राम की इस अपडेट को बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं न्यूज़ की तरफ, तो ये बेसिकली आ रही है रशिया की तरफ से। रशिया ने बेसिकली यहाँ पे क्रिप्टो जो असेट्स हैं उनको यहाँ पे बताया कि वो हेल्पफुल होंगे रशिया के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर वापस आने के लिए। अभी जो वॉर बेसिकली चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, उसकी वजह से जो बहुत सारे वेस्टर्न देश हैं उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, और इन सैंक्शन को, रिस्ट्रिक्शंस को बेसिकली ओवरकम करने के लिए क्रिप्टो ही एक ऐसा माध्यम है। लेकिन क्रिप्टो में भी बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन है, जैसे कि बाइनेंस के ऊपर भी प्रेशर यहाँ पे बनाया जा रहा है कि वो रशिया की यहाँ पे मदद ना करे और उसके भी जो अकाउंट्स उनको कह सकते हैं कि एक तरीके से फ्रीज करें। तो क्रिप्टो स्पेस के अंदर इंपॉर्टेंट ये चीज़ आती है कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो एक्सचेंजेस को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए, जो कि अब यहाँ पे होने वाला है। और रशिया खुद अब यहाँ पे अपने क्रिप्टो एक्सचेंजेस और क्रिप्टो की जो माइनिंग है उसको सपोर्ट यहाँ पे करने वाला है। और इतना नहीं, क्रिप्टो की जब बात हो रही है, रशिया की जब बात हो रही है और रशिया की लड़ाई जिसके साथ चल रही है वो है यूक्रेन। तो यूक्रेन ने भी बेसिकली जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे जेलेंस्की, उन्होंने बेसिकली यहाँ पे साइन कर दिया है यूक्रेन के ऊपर वर्चुअल एसेट का ऑर्डर, जिसके थ्रू अब यहाँ पे उनकी कंट्री में जो क्रिप्टो करेंसीज है वो यहाँ पे लीगल हो चुकी हैं। एंड अगर बात करी जाए तो यहाँ पर अब जो बैंक है वहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, चाहे क्रिप्टो कंपनी या इंडिविजुअल हो। और क्रिप्टो करेंसी को टोटल 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जैसे बिटकॉइन जैसी करेंसी को अनसिक्योरिटीज, इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो अपोजिशन उनको सिक्योर्ड, और इसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं सिक्योरिटी टोकन्स के अंदर। तो ये एक अच्छा एडॉप्शन है जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और नेशनल सिक्योरिटी एंड स्टॉक मार्केट कमीशन के ऊपर बेसिकली ये सारी चीज़ें जाएंगी, जहाँ पे बैंक ऑफ यूक्रेन भी इसके अंदर हेल्प यहाँ पे करेगा। तो आप कह सकते हैं कि दोनों कंट्रीज को अब समझ आ गया है। और इसी चीज़ को बोलते हुए यहाँ पे रॉबर्ट क्यूसाकी की तरफ से भी एक न्यूज़ आ रही है जो यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे एंड हो सकता है यूएस डॉलर का साम्राज्य, और कहीं ना कहीं जो क्रिप्टो है उनका यहाँ पे हमें राइज देखने को मिलेगा एज अ सेफ हेवन फिएट मनी के तौर पे। क्योंकि अगर हम रशिया की बात करें, छोटा मोटा एम्पायर नहीं है, बड़ा एम्पायर, बड़ी कंट्री आपको देखने को मिलती है। यूक्रेन डेफिनेटली उससे छोटी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी कंट्रीज का एडॉप्शन ही क्रिप्टो को बहुत ज़्यादा मास एडॉप्शन की तरफ लाएगा। और बेसिकली अगर हम लोग बात करें रॉबर्ट क्यूसाकी की, इनको तो बेसिकली सब लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे बिटकॉइन और वॉर के बीच में इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे बताया, जहाँ पे रूबल कॉलेप्स हुआ 13%, यूक्रेन 12% के आसपास यहाँ पे कॉलेप्स हुआ, रशिया के साथ अमेरिकन भी यहाँ पे हुए। लेकिन कहीं ना कहीं क्रिप्टो को यहाँ पे एक राइज देखने को मिल रहा है, जैसे कि रशिया भी यहाँ पे इसको लीगलाइज करने की तैयारी में, पूरा बिल लाने की। यूक्रेन ऑलरेडी इसको कर चुका है, एंड बहुत सारे देश हैं जो कि यहाँ पे कर चुके हैं। तो मे बी आई नो कि प्राइसेस पे इतना इफेक्ट भी एकदम से देखने को नहीं मिलेगा, इतनी भी पॉजिटिव न्यूज़ आने पे। लेकिन हाँ, जिस दिन भी मार्केट एक अच्छे लेवल को अचीव करता है, मार्केट का मोमेंटम फिर से बुलिश साइड शिफ्ट होता है, क्योंकि अभी तक हम लोग कोई बियर मार्केट में नहीं आए, यहाँ पे अभी तक कोई भी कंफर्मेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो मार्केट दोबारा से कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल्स पे, एक अच्छी हाइट्स पे हमें देखने को मिलेगा। और इस बार जो एडॉप्शन है वो पिछली बार से और ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। एंड यस, अगर आप बचना चाहें तो बच सकते हैं, क्योंकि फिएट मनी यहाँ पर है और सेफ हेवन फिलहाल में हमें जो देखने को मिल रहा है वो सारी चीज़ें। पर आप सोचे थे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, तो यहाँ पे जो पैसे इन्वेस्टमेंट बेसिकली बताया रॉबर्ट क्यूसाकी ने, वो है टॉयलेट पेपर, ट्रैश बैग, कैनन गुड्स, फ्रोजन फूड्स, गोल्ड, सिल्वर एंड बिटकॉइन, जिसमें हमारे लिए तो अभी इंटरेस्टिंग में लास्ट के 3 ही यहाँ पे आते हैं। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है इंडिया की तरफ से। आरबीआई का बेसिकली यहाँ पे कहना है कि हमारा कोई भी प्लान नहीं है क्रिप्टो करेंसीज को इशू करने का इंडिया के अंदर। तो आप सभी को पता होगा कि अभी यहाँ पर राज्यसभा के जो पार्लियामेंट हाउस है वो बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आरबीआई के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि क्या आपका कोई प्लान है इंट्रोड्यूस करने का क्रिप्टो करेंसी जो कि रिजर्व बैंक के अंदर रेगुलेटेड हो। तो बेसिकली पंकज चौधरी जी जो कि मिनिस्टर हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उनका जवाब था नहीं सर, हमारा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। और करेंटली क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में अनरेगुलेटेड कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आती हैं। और जब इंडिया की बात हो रही है, अमेरिका की ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और अमेरिका से एक बड़ी खबर ये निकल के आई कि जो फेड है उन्होंने अपने बैंक रेट्स को हाइक कर दिया है, जो लास्ट टाइम उन्होंने 2018 में था। और एफओएमसी के जो एक्सपर्ट है वो ये एक्सपेक्ट करे कि ये जितनी भी मीटिंग्स अब इनकी होंगी उसमें 6 बार इंक्रीमेंट और हो सकता है। तो जिनको नहीं पता एफओएमसी क्या है, तो ये फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है जो कि फेडरल शेयर्स के साथ यहाँ पे सारे काम करती है और इन्हीं के अंडर में सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। तो अभी जो इंटरेस्ट रेट हमारे पास 0 थे वो 0.25 हो गए, आने वाले टाइम में 0.50 हो सकते हैं। और वहीं पे जो एफओएमसी है वो बेसिकली यहाँ पे अपनी जितनी भी मीटिंग्स होंगी उनमें इसको बढ़ाने का प्रस्ताव और दे सकती है। तो 6 बार इंटरेस्ट रेट हाइक्स यहाँ पे हो सकते हैं। प्लस जो सेंटर बैंक उनका कहना है कि अगले साल ही जो कि हम 2023 की बात करें तो वहाँ पर भी ये 3 टाइम और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि इसका क्या इंपैक्ट होता है तो आप यहाँ पे इस चार्ट को देख सकते हो। ये चार्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब इन्होंने पिछली बार 2009 के आसपास इसको 0 करा था, उसके बाद से बढ़ा तो हमें 2020 के अंदर भी क्रैश देखने को मिला है। इससे पहले जब इन्होंने इसको 1% पे लाए थे 2003 में, और उसके बाद जब ये अचानक से हाइक करना स्टार्ट करे तो फिर से हमें क्रैशेस देखने को मिले। और ये क्रैशेस तभी होते हैं जब इंटरेस्ट रेट को लो करने के बाद हाइक कर दिया जाए, ताकि वापस से मार्केट के अंदर
एक तरीके का बबल क्रिएट होता है। और ये जितनी भी आपको यहाँ पे ग्रे कह सकते हैं वर्टिकल बार्स दिख रही हैं, ये सारे आपको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसी सिनारियोज देखने को यहाँ पे मिले हुए हैं। और ये सिचुएशन अब फिर से बनेगी कुछ सालों बाद, एकदम से तो नहीं आएगी, क्योंकि बेसिस पॉइंट धीरे धीरे बढ़ाए जाएंगे। और इन बेसिस पॉइंट को कहीं ना कहीं मुझे लगता है लास्ट टाइम 2.39 के आसपास था, तो इस बार में भी पॉसिबल है कि वापस ये 4 से 5 की रेंज के बीच में यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि इस बार पैसा कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे छाप लिया गया है। और अगर आप टेक्निकल एक्सपर्ट बनना चाहें तो यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन लगा के देख सकते हैं, ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक जोक था। लेकिन हाँ, फेडरल रिजर्व के हाइक बढ़ाने से चीज़ें बदलेंगी। और कहीं ना कहीं इतिहास में अगर हम देखें तो जब जब इंटरेस्ट रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, उसके बाद हमें एक डेप्रिसिएशन या फिर कह सकते हैं कि क्राइसिस देखने को मिला है। और इसको आप डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि तो अब यहाँ पे दोबारा से टाइम आ चुका है जहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट जीरो है और आप लोगों को एक्यूमुलेट करना चाहिए अच्छी एसेट, ताकि जब भी नेक्स्ट क्राइसिस आए आप उसके लिए तैयार यहाँ पे रह सकें। सो दोस्तों, वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो तुरंत चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाली सभी की सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप यहाँ पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।